गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है वो है अफवाह प्रतिरूप। अफवाह प्रतिरूप को सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं कि अफवाह प्रतिरूप से हमारा क्या तात्पर्य है। अफवाह प्रतिरूप किसी भी प्रदेश या क्षेत्र में अफवाह तंत्र या ड्रेनेज सिस्टम का जो ज्यामितीय आकार और सरिताओं की जो स्थानिक व्यवस्था है जो पाई जाती है उसको कहा जाता है अफवाह प्रतिरूप। तो एक तरह से नदियां अपनी सहायक नदियों के साथ जिस तरह का किसी प्रदेश में एक डिजाइन या प्लान बनाती हैं जो कि उन नदियों का जो मार्ग होता है उसके सामूहिक रूप से निर्धारित होता है, और चूंकि इसमें सरिताओं की अवस्थिति, संख्या, प्रवाह का मार्ग, दिशा, इन सबको प्रभावित करने वाले क्षेत्र विशेष के अलग अलग जो कारक पाए जाते हैं उसके अनुरूप नदियों के द्वारा अपनी सहायक नदियों के साथ मिलकर अलग अलग तरह के पैटर्न है वो बनाए जाते हैं। अब इसमें हम देखते हैं कि इसको प्रभावित करने वाले मतलब ड्रेनेज पैटर्न जो है वो डिपेंड करता है कि उस क्षेत्र में नदियां हैं वो कितनी संख्या में बह रही हैं, उनका प्रवाह का मार्ग कैसा है, दिशा कैसी है और उनकी अवस्थिति कैसी है। तो इन सबको प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उन कारकों को हम समझ लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट कारक तो है, यदि हम टोपोग्राफी से इसको समझें तो टोपोग्राफी में उस स्थान का जो ढाल है या धरातल का जो ढाल है जो कि प्रवाह को सबसे ज्यादा नियंत्रित करता है, तो ऐसे में धरातलीय ढाल जो है वो सबसे महत्वपूर्ण कारक है। फिर इसके बाद अंडरलाइंग जो रॉक स्ट्रक्चर है जो कि हम संरचनात्मक नियंत्रण के अंतर्गत इसको लेते हैं, तो वो इसका एक तरह से सेकेंड इंपॉर्टेंट फैक्टर हो गया। फिर वहां पर जो शैल है वो मुलायम है, कठोर है, किस तरह की है, तो शैल संरचना, जो रॉक का स्ट्रक्चर और उसका नेचर, ये एक तरह से तीसरा फैक्टर। तो ये तीनों तरह के जो फैक्टर हैं ये एक तरह की वहां की टोपोग्राफी से और जियोमॉर्फोलॉजी से रिलेटेड है। फिर इसके बाद एक फैक्टर है कि वहां पर विवर्तनिक हलचल जो है और साथ ही पटल विरूपण की जो क्रियाएं हुई हैं वो भी इसको प्रभावित करती हैं। फिर इसके बाद हम क्लाइमेटिक फैक्टर्स को ले सकते हैं कि वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस जो हैं वो इस पर इम्पैक्ट डालती हैं, और एक इसके अलावा वनस्पति संबंधी वहाँ की विशेषताएं, और साथ ही वहाँ जल की उपलब्धता कितनी है, जल किस माध्यम से उपलब्ध हो रहा है, हिमानी से मिल रहा है या वर्षा से प्राप्त हो रहा है या झीलों से प्राप्त हो रहा है। तो इस तरह से जल की पर्याप्त जो उपलब्धता है वो भी इसको प्रभावित करती है। किसको? रिवर सिस्टम को। रिवर सिस्टम है वो रिवर सिस्टम मिलकर नदियां जो हैं वो अपना एक जो पैटर्न बनाती हैं, डिजाइन बनाती हैं सामूहिक रूप से, तो उनका एक तरह से ज्यामितीय आकार और सरिताओं की जो स्थानिक व्यवस्था होती है उसको कहा जाता है अफवाह प्रतिरूप। अब अफवाह प्रतिरूप को हम समझने के बाद अब ये देखते हैं कि अफवाह के जो प्रतिरूप हैं वो किस किस प्रकार के पाए जाते हैं। तो अफवाह प्रतिरूप में यहाँ जैसे मैंने 13 टाइप्स इसमें बताए हैं, जिसमें से आज हम इस लेक्चर में 3 को कवर करेंगे। तो सबसे पहले तो जैसे पादपाकार या वृक्षाकार या दुमाकृतिक या डेंड्रियाटिक पैटर्न, ये सबसे कॉमन पैटर्न देखने को मिलता है। तो ये इंपॉर्टेंट जो पैटर्न है इसको हम आज देखेंगे। फिर है आयताकार जिसको हम रेक्टेंगुलर पैटर्न कहेंगे। फिर जालीनुमा जिसको ट्रेलिस पैटर्न कहा जाता है। समानांतर जिसको कहा जाता है पैरेलल। फिर अभिकेंद्रीय जिसको कहा जाता है सेंट्रीपिटल। फिर अपकेंद्रीय ये कहलाएगा सेंट्रीफ्यूगल। फिर वलयाकार जिसको एनुलर पैटर्न भी कहते हैं। फिर इसके अलावा कंटकीय बार्ड। फिर हैरिंग अस्थि। फिर इसके बाद प्रच्छन्न, अनिश्चित और भूमिगत। तो इस तरह से ये कुछ पैटर्न बनते हैं। इन पैटर्न में हम सबसे पहले ये 3 पैटर्न जो है पादपाकार, आयताकार और जालीनुमा, इनको हम कवर करेंगे आज के लेक्चर में। तो सबसे पहले मैं आपको पादपाकार जो पैटर्न है उसके बारे में बताती हूँ कि पादपाकार जो पैटर्न है ये किस तरह के क्षेत्र में बनता है और इसके अन्य नाम जो है वो कौन कौन से हैं। तो देखिए, पादप मतलब होता है वृक्ष, और ये एक ग्रीक भाषा का शब्द है, जस्ट लाइक ट्री। जैसे ये वृक्ष के जैसा एक तरह का पैटर्न बनता है, इसीलिए इसका जो नाम है वो पादपाकार
या वृक्षाकार या दुमाकृतिक, ये तीनों ही नाम से इसको जाना जाता है। इसीलिए बच्चों आप इसको डेंड्रिटिक पैटर्न के नाम से याद कर लें इंग्लिश में, क्योंकि हिंदी में इसके कई उपनाम अलग अलग देखने को मिलेंगे। तो ये वृक्ष के आकार में, जिस तरह से एक वृक्ष होता है उसका एक तना होता है, तने में से कई उसमें शाखाएं और प्रशाखाएं निकलती हैं, इसी तरह से इसमें भी जो मुख्य जो नदी होती है उस मुख्य नदी से आकर कई अनेक सहायक और उसकी उप सहायक नदियां हैं। वो बिल्कुल जैसे कि वृक्ष की शाखाएं हैं वो तने के साथ जुड़ी हुई रहती है, उसी तरह से ये सहायक और उपसहायक जो नदियां होती हैं वो मुख्य नदी से आकर मिलती हैं और बिल्कुल वृक्ष के आकार का जो पैटर्न है वो बनता है। इसीलिए इसको पादपाकार, वृक्षाकार और दुमाकृतिक, इन तीनों ही नामों से इसको जाना जाता है। अब इसके बाद यदि हम देखते हैं तो एक इसमें एक क्वेश्चन बनता है इस टॉपिक पर कि सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन जो ड्रेनेज पैटर्न है वो कौन सा देखने को मिलता है नदियों में, तो वो यही पैटर्न है जिसको कहा जाता है वृक्षाकार। अभी किस तरह का जो क्षेत्र होता है या प्रदेश होता है उसमें ये देखने को मिलता है, तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जिसमें कि एक समान जो एक तरह का धरातलीय संरचना वाला जो क्षेत्र होता है वहां ये मुख्य रूप से देखने को मिलता है, या समरूप संरचना वाला जो क्षेत्र है, जैसे कि ग्रेनाइट चट्टानों से युक्त जो क्षेत्र है उनमें ये पैटर्न है वो ज्यादा देखने को मिलता है। और चूंकि इसमें जोड़ और संधियां हैं वो बहुत ज्यादा इसमें एक तरह से वो बहुत महत्वपूर्ण नहीं होती हैं और इसीलिए संरचनात्मक नियंत्रण इसमें कम देखने को मिलता है। और एक समरूप धरातल होना चाहिए, विस्तृत होना चाहिए, चौरस काफी विस्तृत क्षेत्र में ये बनता है। तो ऐसे क्षेत्र में जो मुख्य जो नदी है वो मुख्य नदी सबसे पहले उसका उद्गम होता है और उसके बाद सहायक नदियां जो हैं वो उसमें आकर जुड़ती चली जाती है, न्यून कोण से आकर जुड़ती हैं। तो यहाँ पर ये मैं आपको दिखाऊंगी कि जैसे कि ये पादपाकार या डेंड्रिटिक पैटर्न का एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, जिसमें कि सबसे पहले तो जो मूल सरिता है जिसको कि मुख्य नदी कहा जाएगा, ये मुख्य नदी जो है वो अपने उद्गम स्थल से निकलती है और उसके बाद उसमें इसमें आकर उसकी सहायक नदियां हैं वो सबसे पहले इसमें जुड़ती चली जाती हैं। तो इस तरह से मुख्य नदी के इसकी सहायक नदियां हैं वो न्यून कोण पर आकर इससे मुख्य नदी से मिलती हैं। फिर इसके बाद जैसे जैसे क्रमिक रूप से इस सहायक में भी उसकी उप सहायक नदियां हैं वो जुड़ती चली जाती हैं और ये बिल्कुल एक वृक्ष का जैसा है वो स्ट्रक्चर है वो तैयार होता चला जाता है। और इस तरह से तीसरे नंबर पे हम देखें तो मुख्य नदी के बाद सहायक और सहायक के बाद उसकी उप सहायक जो है छोटी छोटी जो सरिताएं हैं वो उसमें जुड़ती चली जा रही हैं और ये एक पूरा का पूरा जो वृक्षाकार जो पैटर्न है वो ले लेती है। अब इसमें जो सपाट या चौरस जो भाग होता है उस सपाट या चौरस भाग के अंतर्गत ये है कि उस भाग में यदि ढाल मंद है और वो एक विस्तृत क्षेत्र है और अप्रवेश्य चट्टानें हैं तो ऐसे में ये जो पैटर्न है इस ऐसे में नदियां जो है बहुत विस्तृत भाग में इस पैटर्न का निर्माण करती हैं। लेकिन मान लीजिए ढाल है वो तीव्र होता है तो ऐसी स्थिति में जो ये जो पैटर्न है वो बनता तो इसी तरीके से है लेकिन उसकी लंबाई तो अधिक होती है किंतु उसकी चौड़ाई है वो कम होती है। अब ये पैटर्न है वो यदि हम देखें तो भारत में कहाँ कहाँ पर देखने को मिलता है, तो इसमें छोटा नागपुर का जो पठार है उसमें ग्रेनाइट चट्टानों से युक्त जो धरातलीय भाग है उसमें ये पैटर्न बन रहा है। इसके अलावा महानदी और छत्तीसगढ़ का जो बेसिन है और महानदी की जो सहायक नदियां हैं, इसके अलावा रायगढ़ बेसिन है, हसदो बेसिन है, ये सुहागपुर बेसिन है, ये कुछ ऐसे बेसिन हैं जिनमें इसी तरह का पैटर्न है वो देखने को मिलता है। अब यदि हम विश्व के स्तर पे बात करें तो विश्व में आपने देखा कि अमेजन नदी जो है वो सबसे लार्जेस्ट रिवर है जिसका कि अपवा क्षेत्र जो है वो सबसे विस्तृत है। तो अमेजन में अफ्रीका में देखें तो अमेजन में, इसके अलावा कॉन्गो नदी है उसमें ये पैटर्न आप
देखने को साउथ अमेरिका में अमेजन में, अफ्रीका में कोंगो जो नदी है उसके द्वारा यही पैटर्न बनाया गया है। इटली में है वो पो नदी के द्वारा। इसके अलावा यदि हम उत्तरी अमेरिका में यूएसए की बात करें तो मिसिसिपी और ओहियो नदी के द्वारा भी सेम पैटर्न बनाया गया है। और यदि हम देखें जो एशिया में वोल्गा है, नीपर है और नीस्टर है, इन नदियों के द्वारा भी सेम इसी तरह का पादपाकार प्रतिरूप है वो निर्मित किया गया है। तो आप देखिए कि बहुत महत्वपूर्ण नदियां हैं वो इस पैटर्न को निर्मित करती है। अब इसके बाद हम सेकंड नंबर पे आते हैं, वो है ट्रेलिस पैटर्न, जिसको कि जालीनुमा प्रतिरूप के नाम से जाना जाता है। ट्रेलिस जो पैटर्न है वो प्राय ऐसे क्षेत्रों में देखने को मिलता है जहां पर कि अपनतीय कटक और अभिनतीय घाटियां वो समानांतर रूप से पाई जाती हैं। तो ये जो पैटर्न है इसमें एक तरह से सबसे ज्यादा जो ढाल का प्रभाव पड़ता है नदियों के ऊपर। एक ये कह सकते हैं कि क्रमवर्ती जो एक तरह से सरिताएं होती हैं, जिसमें कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, जिसमें अनुवर्ती, परवर्ती और इसके अलावा ये जो नदियां हैं इनके द्वारा जो निर्मित एक तरह का जाल बनता है, उसी तरह का जाल है इसमें निर्मित होता है। तो इसमें जैसे कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि जो मुख्य नदी है वो अभिनतीय घाटी में प्रवाहित होती है, इसीलिए उसको अभिनतीय अनुवर्ती नदी के नाम से जाना जाता है। और पार्श्व से या इसके साइड से, किनारों से आकर मिलती है वो परवर्ती नदी होती है। तो ये जितनी भी आप देख रहे हैं ये कटक है। ये जो कटक है ये वलन के एक तरह से क्या हो गए, ये शीर्ष, ये भाग है ये कटक के रूप में है। और ये मध्य में ये वाला जो भाग है ये घाटी है। तो कठोर और मुलायम चट्टानें वो समानांतर रूप से इसमें देखने को मिलती हैं जिन क्षेत्रों में। और ये एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि सरल वलन की संरचना वाला जो क्षेत्र होता है या वलित जो क्षेत्र होता है वहां पर ये पैटर्न है वो नदियों के द्वारा निर्मित किया जाता है। और ऐसे में ये जैसे इस आप फिगर में देखिए ये कटक बने हुए हैं, ये जो रिज है ये दोनों तरफ की ये एक तरह से अपनतीय भाग है। तो इन रिजेस में से और इनके मध्य में है वो अभिनति क्षेत्र है। ये जो क्षेत्र है ये अभिनतीय घाटी वाला क्षेत्र है। तो सबसे पहले तो अभिनतीय जो घाटी वाला क्षेत्र है उसमें मुख्य अनुवर्ती नदी, जिसको कि हम कहेंगे कि मुख्य जो सरिता है वो ढाल के अनुरूप जो है वो अपना प्रवाहित होती है। और उसके दोनों तरफ से, तो ये एक तरह से ये मुख्य सरिता है, जैसे कि ये वाली मुख्य सरिता और ये वाली मुख्य सरिता। तो ये मुख्य सरिताएं जो है वो तो अभिनतीय घाटी में प्रवाहित हो रही हैं। तो ये घाटी वाला क्षेत्र है ये दोनों तरफ का। तो अभिनतीय घाटी में मुख्य सरिता प्रवाहित हो रही है जिसको कि मुख्य अनुवर्ती नदी के नाम से जाना जाता है। और अभिनति में प्रवाहित होती है इसीलिए इसको अभिनतीय अनुवर्ती सरिता के नाम से भी जाना जाता है। और इसके दोनों तरफ से कटकों से ये इस तरह से पार्श्व से होकर है वो परवर्ती जो नदियां हैं उसमें आकर मिलती हैं। तो यहाँ पर आप देखिए इस कटक से जो निकली है वो इस मुख्य अनुवर्ती में हम इसको A और इसको B मान लेते हैं। तो ये A नंबर की जो मुख्य अनुवर्ती है उसके दोनों तरफ इस अभिनतीय घाटी में कटक की अवस्थिति है। तो एक कटक से निकलकर जो सरिताएं हैं ये मुख्य अनुवर्ती नदी में आकर मिल रही हैं। फिर इसके बाद इधर भी आप देखिए तो ये कटक से निकलकर इसमें समकोण पर आकर परवर्ती जो नदियां हैं वो मिल रही हैं। तो ये जो साइड से आकर जो नदियां हैं वो इसमें मुख्य अनुवर्ती में जा रही हैं वो कहलाती है परवर्ती। तो अनुवर्ती तो हो गया मुख्य सरिता को कहेंगे और परवर्ती जो है वो इसकी सहायक होगी। अब इसमें इसके मैंने कल आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि अनुवर्ती का जो दूसरा नाम है वो अभिनतीय अनुवर्ती है, जबकि परवर्ती का जो दूसरा नाम है वो पार्श्विक या अनुप्रस्थ अनुवर्ती के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरह से ये सहायक नदियां हैं यूं मिलती हैं। लेकिन इस परवर्ती की जो सहायक नदियां हैं जिसको कि प्रत्यानुवर्ती और नवानुवर्ती कहा जाएगा,
ये प्रत्यानुवर्ती और नवानुवर्ती जो सरिताएं हैं वो मुख्य अनुवर्ती के पैरेलल इस तरह से इसमें आकर मिलेंगी। नीचे से आ रही है विपरीत दिशा से तो प्रत्यानुवर्ती कहलाएगी, और सेम डायरेक्शन से आ रही है तो वो कहलाएगी नवानुवर्ती। तो इस तरह से ये पूरा एक जाल बन जाता है सरिताओं का, जिसमें कि ढाल या संरचना, जो भौमिकीय संरचना है, उसका अनुसरण करती हुई नदियां बहती हैं और ये पूरा एक जाल बना लेती हैं। पास पास होता है ये जाल, नदियां बिल्कुल पास पास होती हैं इसमें, और इनमें जो नदियां जो मिलती हैं आपस में वो समकोण पर मिलती हैं, जो कि नति और नतिलंब का जहां पर मिल रहा है कोण, वहां पर जाकर ये एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती है या मिलती हैं। तो इसी कारण से यहाँ जो नदियों का जो जाल है वो बहुत नदियां पास पास होती हैं और साथ ही आकार में भी, लंबाई में भी छोटी होती हैं। तो ये जालीनुमा जो प्रतिरूप है ये मुख्य रूप से कहाँ देखने को मिलता है? अपलेशियन पर्वत जो माला का जो क्षेत्र है वहां ये देखने को मिलता है, और इसके अलावा हिमालयन जो रीजन है वहां पर भी जालीनुमा प्रतिरूप है वो देखने को मिलता है। फिर इसके बाद है आयताकार प्रतिरूप। आयताकार प्रतिरूप जो है और जालीनुमा प्रतिरूप, ये दोनों काफी मिलते जुलते हैं, लेकिन फिर भी इनमें भिन्नता है। जैसे ये प्रतिरूप है वो कठोर और मुलायम शैलों की जहां पर समानांतर रूप से पाई जाती हैं वहां पर होता है, जबकि ये जो प्रतिरूप है आयताकार, ये ऐसे स्थान पर देखने को मिलता है जहां पर कि कठोर एक तरह से धरातलीय संरचना पाई जाती है। तो कठोर चट्टानी जो सतह वाला जो भाग होता है, जिसमें कि जोड़, संधियां, विवर, इनके द्वारा तो इनका विकास तो हुआ होता है, लेकिन मूल रूप से चट्टान जो होती है वो काफी कठोर होती है। तो ऐसे में जो नदियां हैं वो सबसे पहले तो नदियों के स्थान पर तो जहां जहां पर दरारें हैं या जहां संधियां हैं, जोड़ हैं, उस स्थान पर अपक्षय में विघटन और वियोजन ये क्रियाएं हैं। ये आप ज्योग्राफी के बच्चे हैं, ये समझते होंगे कि इसमें जहां जहां पर की जोड़ और संधियां होती हैं, उन जोड़ और संधियों में जो सरफेस वाटर है, वाही जल, वो प्रवेश कर जाता है, और वो प्रवेश करने के बाद इन स्थानों पर विघटन और वियोजन की क्रियाएं होती हैं, जो कि अपक्षय की क्रियाएं कहलाती हैं। तो विघटन और वियोजन की जो क्रियाएं हैं उनसे ये जोड़ और दरारें हैं ये चौड़ी होती चली जाती हैं, और उसमें नाले बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? एक तरह से ये नदियों से पूर्व ये नाले बहते हैं यहाँ पर, और फिर इसके बाद इनका विस्तार होता चला जाता है और यही बाद में नदियों का रूप ले लेते हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो ये जो जाल बन रहा है, ये जाल जो है ये किसके कारण बन रहा है कि उस चट्टानी प्रदेश में जो जोड़ और संधियां थी, उन जोड़ और संधियों के सहारे सारे वो जोड़ और संधियां हैं वो आयताकार रूप में उस स्थान पर फैली हुई थी, और उनमें ही ये जो जल है वो प्रवेश करके और उसके बाद विघटन और वियोजन की क्रियाओं के द्वारा ये बाद में इन दरारों को चौड़ा कर देता है, और ये नाले जो है वो नदियों में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से ये एक आयताकार पैटर्न है वो बन जाता है। अब इसमें भी नदियां जो है बिल्कुल जालीनुमा प्रतिरूप की तरह ही, जो मुख्य नदी से सहायक नदियां हैं वो किस रूप में मिलती हैं? समकोण पर मिलती हैं। तो इसमें भी ये समकोण पर ही मिलती हैं, लेकिन इसमें जो नति और नतिलंब से कोई संबंध नहीं है। नति और नतिलंब जहां मिल रहे हैं या उनका कोण मिल रहा है उससे नहीं है, बल्कि संधियों का जो स्वरूप है उसके आधार पर ये एक दूसरे को समकोण पर काट रही हैं नदियां। तो इस तरह का जो प्रतिरूप है वो मुख्य रूप से कोसी की जो सहायक है अरुण नदी, उसने आयताकार प्रतिरूप है इसका निर्माण किया है। और इसके अलावा यूएसए की जो कोलोराडो नदी है उसने भी इसी तरह का जो प्रतिरूप है, अपवाह प्रतिरूप है, उसका निर्माण किया है। तो इस तरह से कोसी की सहायक अरुण नदी के द्वारा और साथ ही कोलोराडो जो नदी है यूएसए की, ग्रैंड कैनियन जिसने बनाई है, उसके द्वारा भी आयताकार प्रतिरूप का ही अपवाह प्रतिरूप है वो विकसित किया है। तो इस तरह से हम
ने देखा कि पादपाकार प्रतिरूप, जालीनुमा प्रतिरूप और आयताकार प्रतिरूप, जिसको रेक्टेंगुलर पैटर्न भी कहा जाता है, ये 3 हमने इसमें देखे हैं। तो अब इसमें बच्चों आप ये देखिएगा कि इसमें जो क्वेश्चन है वो किस किस रूप में बनते हैं। एक तो उदाहरण के रूप में पूछा जा सकता है कि जैसे कि आपसे पूछ ले कि पादपाकार प्रतिरूप से संबंधित बनाने वाली नदी कौन सी है, तो इसमें आपको एग्जाम्पल्स याद रखने हैं। इसके अलावा आपसे ये पूछा जा सकता है किस तरह की धरातलीय संरचना में किस प्रकार का जो प्रतिरूप है, अपवाह प्रतिरूप है, वो विकसित होता है, और साथ ही इसके एग्जाम्पल, और ये आयताकार और जालीनुमा जो प्रतिरूप है इसका जो यदि हम अंतर की बात करें तो ये भी पूछा जा सकता है। अब अंतर में मैं जैसे आपको 2-3 अंतर बताती हूँ कि सबसे पहले तो जालीनुमा प्रतिरूप किस तरह के क्षेत्र में विकसित होता है, जहां पर कि एक तरह से कठोर और मुलायम जो चट्टानों वाला जो क्षेत्र है, जो कि समान वलित संरचना या वलित संरचना वाला क्षेत्र है, वहां पर यह विकसित होता है। जबकि आयताकार प्रतिरूप कहां पर विकसित होता है, जो कठोर चट्टानी सरफेस वाला जो क्षेत्र होता है वहां पर विकसित होता है। और ये पूरी तरह से ढाल का अनुसरण करती हुई नदियां बहती हैं, और जबकि ये आयताकार में संधियों का अनुसरण करते हुए, संधियों और जो दरारें हैं वो जिस रूप में होती हैं वो आयत के रूप में ही बनी हुई होती है इस क्षेत्र में, तो इसी तरह से ये प्रतिरूप निर्मित होता है। और जालीनुमा में सरिताएं हैं वो पास पास होती हैं, जबकि आयताकार में सरिताएं हैं वो एक दूसरे से दूर दूर होती हैं। फिर हम एक चीज और देख लेते हैं कि इसमें यदि हम देखें तो जालीनुमा जो प्रतिरूप है, इस तरह के जो प्रतिरूप है इसमें अनुवर्ती, परवर्ती, प्रत्यानुवर्ती और साथ ही नवानुवर्ती, इस तरह की चारों तरह का जो क्रमवर्ती सरिताओं का जो क्रम है वो देखने को मिलता है, जबकि इसमें इस तरह का जो क्रम है वो देखने को नहीं मिलता है। तो बच्चों आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, और थैंक यू सो मच।